के अपने शो योर स्टॉक्स में मैं हूं गुरप्रीत राणा और मेरे साथ है अर्चना शुक्ला। हम दोनों आते हैं रोज 12 बजे ताकि आपको आपके चुनिंदा स्टॉक्स पर सलाह दिलवा सकें। जल्द ही हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे जो आपको आपके चुनिंदा स्टॉक्स पर राय देंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए और अपने सवाल हमें भेजना शुरू कीजिए। सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं, बेहद आसान है। दिखाए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। इसके अलावा दिखाए गए नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके भी अपने सवाल अब हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए, ये सवाल पूछने का तरीका तो हमने आपको बताया। अब काम आपको करना है, अपने सवाल हमें भेजने हैं ताकि हम आपको उन पर सलाह दिलवा सकें। चलिए, इसी के साथ आपको आज के खास मेहमान से भी मिलवा देते हैं जो आपके सवालों के जवाब आज देने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर। नितिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर और वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो एक मार्केट चेक के साथ शुरुआत करेंगे नितिलेश जी। सवाल लेने से पहले हम देख रहे हैं लगातार जो है दबाव में बाजार कारोबार करता हुआ, और देखिए आज 24,300 के भी अहम लेवल्स टूटे हैं। अभी फिलहाल निफ्टी 50 में हम देख पा रहे हैं 24,274 के लेवल्स बरकरार हैं, 90 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक में देखिए 250 अंकों से भी ज़्यादा की गिरावट और निफ्टी IT से भी प्रेशर बरकरार है। मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट निफ्टी IT में इस वक्त हम देख पा रहे हैं। सेक्टर वाइज देखें, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो यहाँ पर IT, PSU बैंक, FMCG यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इन स्टॉक्स में। और गेंस की तरफ देखें तो निफ्टी डिफेंस, मेटल, रियल्टी यहाँ थोड़े से अपसाइड मूव्स हल्के फुल्के इन स्टॉक्स में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कई फैक्टर्स हैं नितिलेश जी आज मार्केट की तरफ अगर हम देखें जो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे और क्या लग रहा है इस हफ्ते किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? गुड आफ्टरनून। देखो, कंटिन्यूअसली एक चीज मैं नोटिस करवा रहा था कि हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और हम लोग 24,200 की तरफ जाएंगे और एग्जैक्टली 24,200 के आसपास से अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी आगे वाला जो समय होगा वो यूएस मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस मार्केट में आज का और कल का जो दिन होगा वो काफी क्रूशियल होगा। वहां से ट्रेंड डिसाइड होगा हमारे बाजार का कि यहाँ से हम लोग उठेंगे या फिर यहाँ से और थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ ना कुछ बयानबाजी आ रही है, कैसे आगे डेवलपमेंट होती है, वहां के मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी रही बात बैंक निफ्टी की, तो 24,200 एक मेक और ब्रेक लेवल है, उसको मार्केट क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर 24,200 के नीचे अगर बाजार सस्टेन होता है तो फिर हम लोग 24,000 के भी नीचे चल सकते हैं, 23,800 की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ हम लोग पोजीशंस बनाएंगे वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ और हेज पोजीशंस बना के ही चलना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आती रहेंगी बाजार में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेक और ब्रेक वाला लेवल है, तो संभल के ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि काफी बार हम लोगों ने देखा है जब भी डर खत्म होता है कि यहाँ से बाजार नहीं गिरेगा या फिर यहाँ से बाजार नहीं उठेगा, तो अचानक से कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंटम होता है, तो सरप्राइजिंग कुछ मूवमेंट आ सकता है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें, अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, हेज रखें और मार्केट को होल्ड करके चल सकते हैं अगर 24,200 ब्रेक नहीं होता है। लेकिन 24,200 के नीचे मार्केट में बिकवाली देखने को मिल सकती है। मेरा ओवरऑल जो व्यू है वो मार्केट के ऊपर सेलिंग का ही व्यू को लेके चल रहा हूँ मैं आने वाले 1 महीने तक। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में देखो 57,450 से लेके 57,280 एक क्रूशियल लेवल है। ये लेवल क्या नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो फिर हम लोग 56,500 की लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो इसके नीचे ही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। आज का क्लोजिंग इसके नीचे होता है तो थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत की बात हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, ये थी मार्केट पे राय। नितिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी बात करते हैं यूफ्लेक्स की। यूफ्लेक्स के पहली तिमाही में नतीजे मजबूत रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में 6 गुना उछाल रहा है और रेवेन्यू में 37% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के नतीजे और आगे की रणनीति पे और बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO अरुण कुमार शर्मा जी जुड़े हैं। अरुण जी, वेलकम टू ET Now स्वदेश एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ वेरी गुड क्वार्टर। अर्चना हियर, माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन 17% पर 21 क्वार्टर हाई पर रहा है
और Q1 के मार्जिन इंप्रूवमेंट में प्राइसिंग, प्रोडक्ट में ऑपरेटिंग लेवरेज और फॉरेक्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, और Q2 में प्राइसिंग नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है, तो FY27 में सस्टेनेबल मार्जिन क्या रहेगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो Q1 हमने बहुत अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, एंड होपफुली फॉर द फुल ईयर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम मोमेंटम, because all the right ingredients of capacity utilization, our price movement, our resilient supply chain are in place for a sustainable growth for FY27. आपने पूछा कि FY27 में क्या sustainable margin रहेगा, to work from all our benchmark what we have set up as of now for internally, we are looking top line हमारा grow करना चाहिए 30-35% from the last year, and EBITDA should also grow to around 14.5% for the full year. That is what we are working on internally. And if the conditions remain good for us, we can even surpass these numbers by FY27. ठीक है। गुड आफ्टरनून अरुण जी। अगला सवाल आपसे वॉल्यूम को लेकर करना चाहूँगी। देखिए, जानना चाहेंगे आपसे आगे के क्वार्टर्स के लिए, आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए एफएमसीजी डिमांड और साथ ही पैकेजिंग वॉल्यूम्स किस तरह से नज़र आ रही हैं, और क्या लग रहा है यहाँ से आगे वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से देखने को मिलेगी कंपनी में? See, FMCG is growing 5 to 8% in India as of now. And you know, packaging goes hand in hand with FMCG growth. So the FMCG growth is there, packaging का भी growth आनी आना है. So we are in a very good place to encash this growth from the FMCG sector. And we have set up some new plants in this year out. It's like the WPP plant in Mexico, plus a recycling in Noida. And our aseptic plant is coming up in Egypt, which will be commissioned in H1, late H1 or beginning of H2. So ये सब हमको काफी gain देंगे in our quantities, and if the capacity utilization increases year on year basis, so we are expecting a very strong growth going forward from all these big sectors. जी, मेरा अगला सवाल रहेगा, इजिप्ट, मेक्सिको और नोएडा में से कौन से न्यू प्रोजेक्ट FY27 अर्निंग्स में सबसे मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देंगे, और फुल्ली रैंप अप होने के बाद इन फैसिलिटीज से रेवेन्यू और मार्जिन कंट्रीब्यूशन किस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? So Egypt is a second largest facility for us as of now after India. So Egypt will give us incremental का जो भी आएगा 50% will come from Egypt. Balance will come from Mexico and other places. Because Egypt में हमारा fully integrated plant लग गया है, and the capacity utilization is ramping up there. And once we announce the aseptic plant commercial operations in H1, then you see the capacity coming up there also. So we'll get a very good incremental volume plus the sales from there, which will add to our profitability as well as to our volume growth in a big way in FY27 as well as in FY28 going forward. जी अरुण जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपके हिसाब से रॉ मटेरियल सप्लाई को लेकर जो कंस्ट्रेंट्स नज़र आ रहे थे केमिकल सेक्टर में स्पेशली, क्या वो अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए हैं, या अभी भी आगे आपको लग रहा है और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है? See, raw material supply is always volatile. वो आपकी इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है. Like Uflex is a fully integrated play now. So we are forward integrated as well backward integrated. Our PET resin facilities are set up in Panipat and other places which are very near to the refineries, where we can get source our raw material very easily from them. So Uflex बड़ा अच्छा is in a good place to source raw material without any difficulty. But if you look as an industry as a whole, there can be some challenges. But we have worked in such a way on our capacities, like what we set up in Egypt, set up in Panipat, set up in Dharwad. So all these facilities are very near to refineries, where getting a raw material is much easier. And we have done the de-risking model in such a way that all these facilities can source material even in difficult times also. So we're not seeing much challenge on sourcing of raw material. But if you look from industry perspective, there can be challenges because every day some new challenges are coming on geopolitical front, which can be a little drawback on the industry front. But as far as Uflex is concerned, we have de-risked ourselves and we are going to
deliver good because of a resilient supply chain, what we are managing for this year and going forward in the year ahead also. ऑलराइट अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ आपका हमारे साथ ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यूफ्लेक्स पर एक्सपर्ट्स की भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ निथिलेश जी तो लगातार बने ही हुए हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। और लक्ष्मीकांत जी, जैसे कि अभी हम यूफ्लेक्स की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, एक राय आपकी लेना चाहेंगे यूफ्लेक्स पर कैसी बन रही है। हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बरकरार है और आज ऑलमोस्ट 19.5% स्टॉक ऊपर कारोबार कर रहा है, अच्छे नतीजे रहे। आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? आप सभी को गुड आफ्टरनून। चार्ट को देखकर तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, सीधा रिजल्ट का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिनके पास पहले से है वो बने रह सकते हैं और जब तक ये स्टॉक 550 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ से अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 610 620 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रेडर्स के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जिनके पास पहले से है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार 620 के आसपास आता है तो एक बार फिर से रिव्यू करें और वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो फिर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर 620 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो वहां से भी फिर जो मौजूदा स्तर है मुझे लगता है 650 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये राय आती हुई यूफ्लेक्स पे लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लाइव कॉलर को जोड़ना शुरू करते हैं। संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, वेलकम टू योर स्टॉक्स। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास एक्चुअली IRCTC के 500 शेयर है मैडम, एवरेज 550 की रेंज में। 500 शेयर्स है, 550 के एवरेज प्राइस में आपने खरीदा है। और क्या टर्म जानना चाहते हैं आप? मैडम एक तो पिछले साल भर से कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है कि इसको आगे होल्ड रखूं, क्या करूं, एवरेज करूं या सेल कर दूं या किसी और शेयर में शिफ्ट हूं। ठीक है, नुकसान तो हो रहा है आपको क्योंकि आपकी क्वांटिटी भी है और प्लस आपके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है शेयर। तो आपका भी सवाल हम ले लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से आपको सलाह दिला देते हैं। निथिलेश जी, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, अर्चना हियर। मेरा ये सवाल, ये आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा संतोष जी का। IRCTC का उनके पास शेयर है, 550 की क्वांटिटी में उन्होंने लिया है, 500 की क्वांटिटी है और उनको नुकसान भी हो रहा है। शेयर में थोड़ी तेज़ी भी है और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे मिक्स आए थे, जहाँ पे रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ देखने मिली है, बट एबिटा में थोड़ा दबाव देखने मिला है, 2.7% की गिरावट है। आपका ओवरऑल IRCTC पे क्या व्यू है? देखो, IRCTC को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। एक ऊपर में लेवल है 530 535, ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है उसके ऊपर मेंटेन रहता है तो इसमें मैं जरूर लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड होगी और 650 तक मुझे देखने को मिल गई है। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता है और किस कारण से 380 से लेके 430, ये जो 50 पॉइंट का लेवल है उसमें बाइंग करने की कोशिश करूंगा। 360 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओवरऑल जो व्यू है वो बाइंग का ही व्यू है। एक तो मैं ब्रेकआउट के ऊपर लूंगा या फिर नीचे में लोअर लेवल के आसपास अगर कुछ मिलता है तो वहां पे मैं प्लस करके जाऊंगा। ओवरऑल व्यू IRCTC को पॉजिटिव। चलिए, ये तो हुई IRCTC पे व्यू पॉइंट। निथिलेश जी और लक्ष्मीकांत जी, आप बने रहिए, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट आप QR कोड को स्कैन करते रहिए और अपना सवाल हम तक पहुँचाते रहिए। से आपका स्वागत है हमारे साथ योर स्टॉक्स में। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हैं, राकेश वर्मा। राकेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है आपका? चलिए, YouTube से हमारे पास ये क्वेरी आई है राकेश की। चलिए, वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर ये क्वेरी आई है राकेश की। 2500 शेयर है इनके पास और 45 के भाव पर इन्होंने एंट्री ली है वेदांता।
ऑयल एंड गैस में। यहाँ पर जानना चाहते हैं क्या करें इस शेयर के साथ। लक्ष्मीकांत जी, वेदांता ऑयल एंड गैस के चार्ट्स देखिएगा, 45 पे इन्होंने खरीदा है। अभी हम देख पा रहे हैं आज भी स्टॉक में थोड़ी बढ़त ज़रूर है, 37 से 38 की रेंज में इस वक्त हमें स्टॉक नज़र आ रहा है। थोड़े से ऊपरी लेवल्स पर इनकी बाइंग है, हाल ही का लिस्टेड डीमर्ज्ड ये स्टॉक है। क्या व्यू पॉइंट बन रहा है, अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अपर लेवल्स पे है तो इन्हें नुकसान तो डेफिनेटली हो रहा होगा, क्या करें अभी? देखिए, ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है इसका, तो जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार मुझे लगता है कि इनको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अपसाइड का जो ब्रेकआउट है, वो अभी फ़िलहाल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट जब तक ये स्टॉक 33 से लेकर 30 लेवल तक होल्ड रखता है, तब तक इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉक में तेज़ी आने की उम्मीद है जब ये स्टॉक 42 के ऊपर सस्टेन होगा, वहां से फिर ये मोमेंटम कैच कर सकता है और फिर हमें 48 से लेकर 50 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल जितना भी डेटा है उसके हिसाब से 33 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। चलिए, ये सलाह आती हुई वेदांता ऑयल एंड गैस से। अगला सवाल हमारे पास भी यूट्यूब से ही आया है। दिनेश का सवाल है, उनके पास टाटा पावर के शेयर्स है और इनके पास अगर हम क्वांटिटी देखें तो 1150 की है और 389 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा है। ये पूछ रहे हैं कि कब तक होल्ड रखे इस शेयर को। टाटा पावर में आज गिरावट देखने मिल रही है, इनको बहुत नुकसान भी हो रहा है, करीब 10,000 के ऊपर, और इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है शेयर। लक्ष्मीकांत जी, टाटा पावर की बात करें, आज गिरावट है और अगर हम इनके नतीजे भी देखें तो नतीजे भी थोड़े अच्छे ही आए थे, मिक्स आए थे, इफ़ आई कैन से ओवरऑल, जहाँ पे आय में बढ़ोतरी देखने मिली थी बट एबिटा मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने मिला था। तो ओवरऑल टाटा पावर पे क्या व्यू पॉइंट बन रहा है आपका? देखिए, तो पहले तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था टाटा पावर में, एक हाई भी लगा था 464 के बाद और वहां से फिर यहाँ पर सीधी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल डेली के चार्ट पर स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मूव भी आया था, बट 390 400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस स्टॉक ने फेस किया और वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जब तक स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन नहीं रहता है, तब तक ऐसे ही मूव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट अभी फिलहाल हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 365 का। अगर 365 के लेवल्स टूटते हैं तो ये जो वीकनेस है वो आने वाले सेशन में बढ़ सकती है। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 350 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल 365 तक होल्ड करके चल सकते हैं, बट इनको 400 लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। 400 के ऊपर ही यहाँ पर तेजी दिखाई देगी। चलिए ठीक है, तो ये राय बनती हुई टाटा पावर पर लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेरी यूट्यूब से आई है, मुबारक शाह की है और मुबारक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून मुबारक, बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका आज का? हाँ नमस्कार मैडम, मैंने एनसीसी के शेयर 244 शेयर खरीदे हैं 275 के रेट में। तो अभी इस पर क्या राय बनती है मैम, क्या करना चाहिए मुझे? 250 शेयर्स कितने भाव पर है आपके पास? 275 के एवरेज से 244 शेयर है मैम। ओके, 244 शेयर हैं 275 के भाव पर। एनसीसी पर कितने टर्म तक आप होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक? लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही मैंने सोचा था, तकरीबन 2-3 साल तो हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है मुबारक, आपको सलाह दिलवाते हैं। नितिलेश जी, 275 पर देखिए इन्होंने एंट्री ली है और अभी स्टॉक 139 के आसपास चल रहा है। काफ़ी नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म से होल्ड करते आ रहे हैं स्टॉक और अभी भी आगे भी लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया है। चार्ट्स को देखकर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या रहेगी इनके लिए? देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो हाई लेवल से काफी तगड़ा सीलिंग हमें देखने को मिला। तो एक सपोर्ट एरिया है 97 से लेके 103। अगर उस लेवल के आसपास मिलता है, किस कारण से मार्केट में गिरावट आती है, तो वहां पे जरूर एवरेज करें। 92 या फिर 89 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एवरेज अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में ये कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। तो लोअर लेवल के ऊपर एवरेज करें। अभी हड़बड़ाहट पे थोड़ा सा एवरेज ना करें। नीचे मिलता है तो जरूर एवरेज करें, जिससे कि आपका जो एवरेज है वो तकरीबन कम हो जाएगा। 170 या फिर 180 के आसपास एवरेज बन के आएगा। फिर आप उछाल में एग्जिट का प्लान कर सकते हो या फिर आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो। तो अभी एवरेज ना करें, नीचे में एवरेज के लिए होल्ड करें। कुछ अभी डरने की जरूरत नहीं।
89 के नीचे अगर ये चला जाता है तो ही इसमें डर लगेगा। वीकली मंथली चार्ट वहां पे डिस्टर्ब होंगे बुरी तरीके से। चलिए, ये सलाह आती हुई एनसीसी पे अगले लाइव कॉलर के तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, वेलकम टू योर स्टॉक्स। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया, पर उनका सवाल हमारे पास ज़रूर है। उनके पास वॉकहार्ट फार्मा के 600 शेयर्स है 2270 के प्राइस पे, और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वॉकहार्ट आज गिरा भी हुआ है, करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट है। इतना भारी नुकसान भी हो रहा है, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि वो 1 जून 2026 से उनको हैवी लॉस हो रहा है, और एडवाइस पूछ रहे हैं कि होल्ड करे कि सेल करे, एवरेज करके सेल कर सकते हैं कि नहीं। वॉकहार्ट की बात करें तो लक्ष्मीकांत जी, ओवरऑल क्या व्यू पॉइंट बन रहा है? इतनी गिरावट, इतनी लॉस को देखकर टेंशन में तो ज़रूर रहेंगे अनिल जी। तो क्या करें, स्टॉक से एग्जिट कर ले, सेल कर ले, या कोई ऑल्टरनेटिव आप सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये स्टॉक काफी वोलेटाइल रहता है, और अगर हम पिछले महीनों के सेशंस देखें तो लोअर लेवल से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अभी भी फिलहाल स्टॉक साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अपसाइड का ब्रेकआउट 2070 के ऊपर आने की उम्मीद है, बट जब तक इसके नीचे रहता है तब तक यहाँ पर हमें वीकनेस ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सपोर्ट अभी 1840 का है, तो मुझे लगता है एक बार 1840 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके देख लें। अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर जहां पर इन्होंने खरीदारी की है वहां तक के प्राइजेस देखने को मिलेंगे, तो वहां पर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस 1840 का यहाँ पर, और रणनीति आपको बता दी है वॉकहार्ट फार्मा पर लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आते हुए। इसी के साथ आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ शो में जुड़े और तमाम स्टॉक्स पर हमारे व्यूअर्स को आपने सलाह दी, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिक्स वाला की। देखिए, फिजिक्स वाला के अभी हाल ही में नतीजे आए। नतीजों के बाद इस शेयर में शानदार तेजी देखी जा रही है। नतीजों में क्या अहम फैक्टर्स थे, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून रविंद्र, बताइए फिजिक्स वाला में इस तेजी के पीछे क्या कारण दिख रहा है? जी बिल्कुल, फिजिक्स वाला में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे की रीज़न है, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1054 करोड़ पर देखने को मिला, जिसमें करीब 24.4% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। और कंपनी का अगर एबिटा की बात करें तो कंपनी का जो एबिटा लॉस है 76 करोड़ पर रहा है, जो 56 करोड़ से जो इम्प्रूव होकर 56 करोड़ पर था लास्ट साल के क्वार्टर में। और इस इम्प्रूवमेंट में अदर इनकम का भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। कंपनी का जो अदर इनकम है 55 करोड़ से बढ़कर जो 108 करोड़ पर देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी का जो लॉस है इस क्वार्टर में वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। अगर आप बात करें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अगर एनरोलमेंट्स है वो 25 लाख पर रहे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर ग्रोथ पर जो है नीट एग्जाम साइकिल में डिलेस का जो इम्पैक्ट देखने को मिला कंपनी के। और सेगमेंट वाइज देखें तो ऑनलाइन रेवेन्यू में 33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं क्वार्टर बेसिस में भी ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही, 26% की ग्रोथ रही है। लेकिन इस ग्रोथ को समझना यहाँ पर क्योंकि क्वार्टर में जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस का बेनिफिट मिला। वहीं अगर बात करें कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन सेगमेंट में भी 4% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और क्वार्टर बेसिस में भी 7% के आसपास के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस, ऑनलाइन कलेक्शंस ग्राउंड ग्रोथ जो है करीब 12% की रही है। ऑनलाइन बिजनेस का ऑपरेशन मैट्रिक पर आए तो यूनिक ट्रांजैक्शन यूजर्स तो 2% बढ़कर जो 21 लाख पर हो गए, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में भी जो है 10% की इंक्रीज देखने को मिली है। सो ओवरऑल फिजिक्स वाला के जो नंबर है Q1 FY27 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, जिसके चलते स्टॉक्स में जो आज के सेशन में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल योर स्टॉक्स के फर्स्ट सेगमेंट में भी इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। सेकंड सेगमेंट के बाद तुरंत लौटेंगे और आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में। मैं हूं अर्चना शुक्ला और मेरे साथ बैंगलोर स्टूडियो से मेरी सहयोगी मानसी दवे भी जुड़ी है। चलिए योर स्टॉक्स में जुड़ने का तो आपको तरीका बता देते हैं जो है बेहद सिंपल। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही हमारे दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे आप पे फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप SMS या व्हाट्सएप के थ्रू हमारे तरफ हम तक अपना सवाल पहुँचा सकते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लाइव है तो आप कमेंट करके भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आज अपने गेस्ट को जोड़ने से पहले एक ओवरऑल बाज़ार का चेक ले लेते हैं। आज बाज़ार में गिरावट देखने मिली है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें तो मोस्टली सारे इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ निफ्टी ऑटो मेटल इन जैसे मेटल और रियल्टी में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखने मिल रही है, बट बाकी ओवरऑल सारे लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जैसे निफ्टी 50 में अगर हम देखें, निफ्टी 50 में भी 70 अंक से ज़्यादा की गिरावट है और 24,200 के लेवल पे आ चुका है अभी, क्योंकि 24,400 का लेवल क्रॉस करके सुबह से 200 और 230 के इसमें ही निफ्टी वॉलेटाइल रेंज में कर रहा है। एंड फिर उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक में भी गिरावट है, निफ्टी PSU बैंक में भी गिरावट है। निफ्टी IT जहां मेजर गिरावट देखने मिल रही है 1% से ज़्यादा, और अगर हम एडवांस डिक्लाइन का IT का रेशियो देखें तो 1:9 है। सो IT पे तो बहुत प्रेशर हो रहा है। बट अगर हम बात करें जहां पे तेज़ी देखने मिल रही है तो वो है ऑटो। निफ्टी ऑटो में करीब 70 अंक की तेज़ी देखने मिल रही है और वहाँ का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 11:4 है। चलिए हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं। हेडमास्टर ट्रेडिंग के गौरव पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, वेलकम टू योर स्टॉक्स। मैं अर्चना बात कर रही हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून। आप बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है। ओवरऑल सेकेंड हाफ के लिए आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि ये गिरावट अगर कंटिन्यू हुई और निफ्टी ने 24,200 का मार्क अगर क्रॉस कर दिया तो ओवरऑल कैसा सेंटिमेंट दिखेगा आपको बाज़ार की तरफ? वेरी गुड आफ्टरनून अर्चना जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात की जाए तो एक अच्छा खासा डाउन मूव आज मॉर्निंग सेशन में ही हमको देखने मिला था। जो ग्लोबल क्यूज थे वो बिल्कुल फ्लैट थे। अगर आप देखेंगे मेजर जो ट्रिगर्स थे वो कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। अर्निंग सेशन सारे खत्म हो चुके हैं। US के अगर आप मार्केट की बात करें तो फ्लैट ओपनिंग देखने मिली हुई थी एंड फ्राइडे को भी फ्लैट क्लोजिंग हमको देखने मिली हुई थी। जो मेजर कंसर्न था वो था क्रूड प्राइस। एलिवेटेड क्रूड प्राइस की वजह से एक प्रेशर इंडियन मार्केट पर बना हुआ था। अर्ली मॉर्निंग की अगर आप बात करेंगे तो क्रूड ऑयल लगभग 88 से लेकर 90 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा था। 90 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि क्रूड प्राइस में और उछाल देखने मिल सकता है, जिसका सीधा प्रेशर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पर देखने मिलेगा। वही अगर आप डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल मुझे अभी नजर आते हैं। डोमेस्टिक साइड पर अर्निंग सेशन पिछले फ्राइडे को ही खत्म हुए एंड मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि काफी सारे स्टॉक्स ने एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स पोस्ट किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हमको काफी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी फ्राइडे को देखने मिली हुई थी। आज की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल 70 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी नजर आता है एंड 130 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नेगेटिव नजर आता है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात कर ले तो 24,200 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे नजर आता है। अगर यहां तक मार्केट आता है, यहां पर अगर एक सपोर्ट लेता है तो एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहां पर काम कर सकती है। ऊपरी लेवल पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,400 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहां पर देखने मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है, निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करने में बरकरार रहता है तो बिल्कुल आने वाले 1 से 2 वीक में 24,800 से लेकर 25,000 तक के लेवल बिल्कुल देखे जा सकते हैं। वही अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,900 का एक मेजर सपोर्ट जोन मुझे यहां पर नजर आता है। अगर ये ब्रेक होता है तो डिसेसिवली एक डाउनवर्ड मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। लेकिन जैसा कि एक बैंकिंग स्टॉक और जो हेवी वेट फाइनेंस स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सपोर्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा। ऊपरी लेवल पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,400 का एक रेजिस्टेंस अभी मुझे नजर आता है। अगर ये ऊपरी लेवल पर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो
57,800 एंड 58,200 तक के लेवल बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो आज के लिए अगर ओवरऑल मार्केट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कॉशियस सेंटिमेंट बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन न्यूट्रल से एक बुलिश टोन मुझे अभी नजर आती है। तो अगर कोई डिप मिलती है तो बाय ऑन डिप की सलाह मेरी बिल्कुल रहेगी। इंडेक्स पर ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से हमें मिल चुकी है। एक हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बसंत जोशी हैं हमारे साथ फोन लाइन से। बसंत जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। मैम मेरा सवाल ये है जी कि मेरे बताएं। पास एनएमडीसी के 1000 शेयर 91 के भाव से हैं, 6 महीने हो गए होल्ड किए हुए, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते। वैसे लंबी अवधि का नजरिया रखा था जब खरीदा था आपने, या ऐसा कुछ सोच के खरीदारी नहीं की थी बसंत जी? मैम कम से कम 1 साल का नजरिया, 1 से 1.5 साल का नजरिया था। ठीक है। 1000 शेयर्स। गौरव गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। आपसे राय जानना चाहेंगे। एनएमडीसी में आज गिरावट हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। नतीजे प्रॉफिट के लिहाज से बेहतर थे, लेकिन ब्रोकरेज की तरफ से डाउनसाइड रिपोर्ट्स भी आई हैं। हमारे व्यूअर की 91 के लेवल की खरीदारी है, वहां से नीचे गया है स्टॉक और 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। इस वजह से करीब 9000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। 6 महीने से इन्होंने होल्ड की है अपनी पोजीशन, 1 साल का नजरिया रख रहे थे जब खरीदारी की थी। एनएमडीसी पर क्या राय होगी इनके लिए? बिल्कुल देखिए, जैसा एनएमडीसी का चार्ट स्ट्रक्चर मैं देख पा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पर अभी मुझे स्लाइड बियरिश टोन नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में बियरिश ही होगा। आप देख के चले, अगर निचले लेवल की बात करें तो 78 के आसपास एक सपोर्ट जोन मुझे नजर आता है। तो अगर आपके पास ये पोजीशन होल्ड है तो आप 77 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। आने वाले समय में अगर स्टॉक 87 का लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करने में बरकरार रहता है, तो बिल्कुल एक 2 से 3 महीने में 94 से लेकर 105 तक के लेवल बिल्कुल एनएमडीसी में हम लोग देख पाएंगे। ओके, तो चलिए ये राय एनएमडीसी पर। पोजीशंस को इंटैक्ट रख के चल सकते। बसंत जी थोड़ा इंतजार करें, अपसाइड लेवल्स आने पर फिर से एक बार सवाल पूछिएगा, तब भी आपको राय देंगे। इस वक्त अपनी पोजीशन को बचाकर रखें, ये राय आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी बातचीत करवाते हैं। बात करते हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस की। पहली तिमाही के नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए, नंबर्स अच्छे रहे। मुनाफे के फ्रंट पर 10 करोड़ से 24 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला और रेवेन्यूज में यानी कि कंपनी की आय में भी 26-27% की बढ़ोतरी हमने देखी। ग्रोथ को कहां से सपोर्ट मिला, आगे बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर कंपनी के प्लान्स क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी अमित रमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, एंड इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं कंपनी ने तिमाही आधार पर। स्ट्रांग नंबर्स Q1 FY27 में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा, मुनाफा तो लगभग हमने देखा दोगुना होता हुआ नजर आया। मेन ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे इस स्ट्रांग ग्रोथ के, और ये क्या आने वाले सालों में सस्टेनेबल नजर आते हैं आपको? देखिए अर्चना जी, ओवरऑल सेक्टर जो है वो तो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। आप देखें अगर कोवर्किंग का जो और फ्लेक्स स्पेस का जो सेक्टर रहा है उसमें बहुत ही उम्दा बढ़ोतरी हुई है। हम 24-25 मिलियन स्क्वायर फीट 2020 से आज ऑलमोस्ट 110 से 115 मिलियन स्क्वायर फीट है और 28 तक ये 140-145 स्क्वायर फुट होने वाला है। तो इंडस्ट्री इन जनरली ग्रो करी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2-3% टू आज 21% पे आज इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। हमारी ग्रोथ भी इंडस्ट्री का ही एक रूप है और वो दिख रहा है आपको हमारी ग्रोथ में। ऑब्वियसली हम इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर ग्रो कर रहे हैं 26-27% पे। इसके 2-3 और रीजंस हैं। एक तो ओवरऑल डिमांड फ्लेक्स की बढ़ी है, उसके अलावा जीसीसी का जो एक स्पेस रहा है उसकी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी रही है इंडिया कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। आप देखिए अभी 2000 के करीब जीसीसी हैं जो 2.3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और इसका मेरा ये मानना है 2030 तक ये ऑलमोस्ट 3000 जीसीसी हो जाएंगे और जो 4 मिलियन से प्लस लोग ऑक्यूपाई करेंगे। एंड जो इस सेक्टर में 40% जो पूरे कमर्शियल रियल एस्टेट में जो टेकअप हुआ है वो जीसीसी ने किया है। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एक एरिया है। हम 100 से प्लस जीसीसी को सर्विस करते हैं एंड ये हमारा 24% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 2-3 रीजंस है जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी रही है।
जी अर्चना यार, मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपने 22,000 से 25,000 ग्रॉस सीट एडिशन का गाइडेंस दिया था और Q1 FY27 में ही करीब 5,000 सीट ऐड हो चुके हैं। H2 ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्गर रहता है, तो क्या आप अभी भी 22,000 से 25,000 का गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं या ये गाइडेंस को अपग्रेड करने का कोई स्कोप हो रहा है? इससे 25,000 का ही गाइडेंस मेंटेन करेंगे। ये जरूर है कि अब हमारी जो टेकअप है बहुत सिलेक्टिव हो गई है। हम स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स में ही जा रहे हैं जहां पे हमें पता है कि डिमांड अच्छी रहेगी। हमारा ऑल्सो प्रीमियमाइजेशन की तरफ फोकस रहा है। हमने टोटल हमारे 37 गोल्ड एंड एलीट सेंटर हैं, तो जो एडिशन होगी वो बेटर माइक्रो मार्केट्स, हायर सीट रियलाइजेशन वाले माइक्रो मार्केट्स और गोल्ड और एलीट की तरफ ज्यादा रहेगी। तो उसके करके जो है हमारा ये मानना है कि आप उतनी सीटों से ज्यादा रेवेन्यू ला सकते हैं अगर आपके मार्केट राइट सिलेक्टेड हो, तो गाइडेंस सेम ही रहेगी जो हमने पहले दी थी। मिस्टर रमानी, मार्जिन्स इंप्रूवमेंट पर भी आपसे आपके टेक हम समझना चाहेंगे, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 से लेकर वित्त वर्ष 2027 फर्स्ट क्वार्टर तक मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट हमने देखा है, राइट फ्रॉम 36.8% टू 38.2%। यहां से आगे मार्जिन में किस तरह का डेवलपमेंट, किस तरह के मार्जिन एक्सपेंशन आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और की ड्राइवर्स क्या होंगे? प्रीमियमाइजेशन, ऑक्यूपेंसी, प्राइसिंग या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज? देखिए ये नंबर्स तो जो इम्प्रूवमेंट है ये ओवरऑल ये जो आपने तीनों चारों रीजन बताए इनके करके ही है। प्राइसिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज, थोड़ी ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी और प्रीमियमाइजेशन, इनका जो इम्पैक्ट है वो H2 में ज्यादा उभर के आएगा। तो H1 से स्ट्रॉन्गर रहेगा हमारा H2, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट सर्टनली रहेगी। एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकूंगा, लेकिन जो इंप्रूवमेंट होगी वो H2 विल बी बेटर देन H1। अमित जी, मेरा अगला सवाल रहेगा, आपने कहा है कि न्यू प्रीमियम सेंटर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में 30 से 50% हायर प्राइसिंग कमांड कर सकते हैं। एक्चुअल बुकिंग में अभी तक कितना प्राइसिंग प्रीमियम विजिबल है और जैसे गोल्ड और एलीट सेंटर्स स्केल होंगे तो एबिटा मार्जिन में रियलिस्टिकली कितना अपलिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, अगर वहां पे 8 से 10,000 रुपए की एक सीट मिलती है पर मंथ पर सीट, तो जो हमारा गोल्ड सेंटर है उसमें 12 से 14,000 और जो हमारा एलीट सेंटर है उसमें 16 से 18,000 रुपए का वो रहता है जो सीट रियलाइजेशन। तो देखिए जो 30 से 40% का डिफरेंस है वो तो इन्हीं आंकड़ों से आ रहा है उभर के। जो हमारा जो इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज हमने गाइडेंस नहीं दी है अभी मार्केट में, बट सर्टेनली इंप्रूवमेंट रहेगी एबिटा मार्जिन में। अगर आप देखिए, आप अगर महंगी सीट बेचेंगे तो उसमें ऑब्वियसली मार्जिन बोथ एक्चुअली और एज अ परसेंटेज ऑल्सो इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोल पाऊंगा, बट सर्टेनली इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। ओके अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आपके बिजनेस और ग्रोथ प्लान्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए जी, ऑफिस स्पेस के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेडमास्टर्स ट्रेडिंग के गौरव पुरी तो है ही, लेकिन एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक देव भी अब हमारे साथ मौजूद है। रूपक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पे। एक तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के मैनेजमेंट से अभी हम बातचीत कर रहे थे, आपने सुना भी होगा, अच्छे नतीजे और ग्रोथ प्लान्स भी हैं गोइंग अहेड, मार्जिन एक्सपेंशन काफी बेहतर नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस स्क्रिप्ट को आप, और इसके अलावा आपके आइडियाज क्या होंगे स्टॉक स्पेसिफिक? गुड आफ्टरनून मानसी। अच्छा देखिए, सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक थोड़ा बहुत वीक है क्योंकि कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, बट एकदम लेटली अगर देखें चार्ट तो एक रिकवरी का चांसेस दिख रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट 4 दिन से नया लो कुछ बनाया नहीं। अभी नया जो रिसेंट जो लो है अराउंड 265 का लो अगर नहीं टूटता है तो एक रिकवरी आ सकता है, बट रिकवरी में स्ट्रेंथ आएगा 300 रुपया के ऊपर। तो फिलहाल एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट रहेगा 265 टू 300 के बीच में, 300 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा। तो फिलहाल जिनके पास है उनको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 265।
ठीक है। और कोई स्टॉक्स आप सुझाना चाहेंगे रूपक? कौन से सेगमेंट्स है इस वक्त फोकस रेडार पर? सेक्टर वाइज क्या है मार्केट पर टेक? देखिए सेक्टर वाइज तो रियलिटी मेटल में थोड़ा बहुत सेंस दिख रहा है पॉजिटिव ट्रेड्स का, बट मेरा पिक रहेगा एलगी इक्विपमेंट पे। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, सिग्निफिकेंट मोमेंटम क्रिएट हुआ स्टॉक की अराउंड, तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपमूव आ सकता है। 610 का स्टॉप लॉस रहेगा और हायर एंड पे 637 का टारगेट रहेगा। चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलते हुए एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट से बातचीत और आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। और स्टॉक्स, क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं सातारा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरे पास मोतीलाल ज्वेलर्स के 12,000 शेयर्स है। ओके। 14 रुपए पाएंगे, तो फ्यूचर के लिए क्या व्यू सर, लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ सकता है क्या? ठीक है, ठीक है, अभी आपको इस पे सलाह दे देते हैं। रूपक जी, मोतीलाल सनस्क्रीन्स के पास, मोती सनस्क्रीन्स के पास 12,000 स्टॉक्स है। 14 की खरीद भाव पर इन्होंने लिया है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। आज स्टॉक में थोड़ी गिरावट है, तो ओवरऑल क्या व्यू पॉइंट बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? देखिए ओवरऑल चार्ट पैटर्न इसका बेहतर हुआ रिसेंटली, हालांकि आज थोड़ा करेक्शन है, बट होल्ड करना चाहिए स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 14 रुपीज। 14 रुपीज टूटा तो उनको पोजीशन थोड़ा कम करना होगा, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। 20 रुपया, उसके ऊपर 22 रुपया तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, तो चलिए, ये राय फिलहाल मोती सन्स ज्वेलर्स पर हमारे व्यूअर को दी गई है। 1% की डाउन टिक है। व्यूअर्स को एक सलाह कि अच्छे फंडामेंटल्स वाली स्क्रिप्ट लगातार हमारे एक्सपर्ट सुझाते हैं और टेक्निकली भी शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी एक्सपर्ट्स लगातार अपने आइडियाज देते हैं, उन पर फोकस करें। अच्छे बिजनेस, अच्छे कैटेगरी वाले स्क्रिप्ट्स का चयन करें, नुकसान से बचेंगे आप। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। हमारे इस खास सेगमेंट में आज ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आज का ऑप्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आज का ऑप्शन ट्रेड टाइटन में रहेगा। ओवरऑल देखिए तो डेली चार्ट्स पर एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में बनी हुई है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के एक साइडवेज टू करेक्टिव मूव के बाद आज अगेन से स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आ रहा है। टाइटन में 5100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम अराउंड 61-62 चल रहा है। करंट मार्केट से ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 35 का और अपसाइड में 116 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। एज पर दी लॉट साइज यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है वो करीब, वही मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम मुनाफा करीब 9,450 तक देखने को मिल सकता है। इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है। ओके, तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई टाइटन ज्वेलरी स्पेस पर है फोकस। सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। 5,100 की कॉल खरीदने की राय, 62 रुपए के दाम पर, 116 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 35 का, 9,450 का मैक्स टू मैक्स मुनाफा हो सकता है। और अगर ये कॉल रिवर्स जाए तो 4,725 का नुकसान भी होने की संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग, वायदा बाजार में ट्रेडिंग रिस्की हो सकता है, इसीलिए अपने सलाहकार से सलाह लें, खुद सोचे समझे जांचे परखें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेड्स में उतरें। एक और सवाल है हमारे व्यूअर का, इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस सवाल हमसे पूछा है। ऋषभ भारती एयरटेल पर सवाल पूछ रहे हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने खरीदारी की है 500 शेयर्स की और एंट्री लेवल भारती एयरटेल में अपने 2000 के बता रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही टेलीकॉम प्लेयर्स फोकस रेडार पर रहे हैं भी हैं, क्योंकि प्रीपेड प्लान को लेकर कई सारे ट्वीक्स हुए हैं और उस पर अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्टिव होती है और अपने एस्टिमेट्स बताती हुई। यहाँ पर टेलीकॉम प्ले पर आपकी टेक्निकल राय इन पर्टिकुलर भारती एयरटेल के स्टॉक पर हमारे व्यूअर के लिए क्या होगी?
बिल्कुल देखिए टेलीकॉम सेक्टर पर अभी मैं बेहद ही बुलिश हूँ। डिस्क्लेमर रहेगा, भारतीय एयरटेल की सलाह मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ आज ही मॉर्निंग में शेयर की हुई है। स्टॉक्स ने एक अच्छे खासे रिजल्ट्स पोस्ट किए हुए हैं। एआरपीयू की अगर आप बात करें तो बेहद ही शानदार है और स्टॉक को सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल अपफ्रंट की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक एक 20 EMA के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर अभी खड़ा है एंड अभी मुझे ये लेवल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। 2023 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट अगर देखने मिलता है एंड स्टॉक इससे ऊपर सस्टेन करता है तो बिल्कुल आने वाले समय में 2200 से लेकर 2350 तक के लेवल बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। तो अभी अगर आपके पास 2000 के लेवल के आसपास अगर बाइंग है तो बिल्कुल इसमें होल्ड करने की ही मेरी सलाह होगी। ऑलराइट, गौरव जी, रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज भी सुलझाने के लिए। फिलहाल और स्टॉक्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अर्चना को आप दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार स्टॉक्स फटाफट लेकर हम वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।